नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज पुनः नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। प्राचीन इतिहास के विषय में चर्चा हो रही है। आज का जो टॉपिक है शिशुनाग वंश, ठीक है ना। पिछली जो क्लास रही है वो आपको मैंने बताया ही था, हर एक वंश पर चर्चा किया था और हर एक वंश के संबंध में या हर एक वंश से जो प्रश्न आते हैं वनडे कंपटीशन में, उसके संबंध में भी मैंने बताया था कैसे क्वेश्चन की प्रकृति रहती है और किस अनुसार जो है प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। आज देखते हैं कि शिशुनाग वंश यानी हर एक वंश के बाद हमने एक आपको ट्रिकी बताया था, कोड बताया था, याद ही होगा आपको, हसीन मासुक। तो हसीन मासुक का तात्पर्य हमने कल आपको बताया था कि ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, स से शुंग वंश, अक से कौरव वंश, ठीक है ना। तो ये क्रम से जो वंशानुगत शासन पद्धति रही और किसके बाद किस वंश की स्थापना हुई, ये आपको इससे जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो उसी क्रम में कल हर एक वंश पर चर्चा किया था। आज जो है शिशुनाग वंश के विषय में देखते हैं, ठीक है ना। हर एक वंश के पतन के बाद शिशुनाग वंश जो है, शिशुनाग वंश की स्थापना हुई, है ना। तो देखेंगे कि मैंने बताया था कि जो संघर्ष का केंद्र बिंदु रहा मुख्य रूप से मगध ही रहा है, यानी मगध राज्य की उत्कर्ष में दूसरा वंश जो है शिशुनाग वंश रहा है। तो मैंने बताया था कि जो अंतिम राजा थे हर एक वंश के, अंतिम राजा कौन थे, नागदर्शक। तो नागदर्शक, पुराणों में ये जानकारी मिलती है कि नागदर्शक का अमात्य था, है ना। नागदर्शक का अमात्य था शिशुनाग और इसी अमात्य ने ही नागदर्शक की हत्या करवा दी, ठीक है ना। और शिशुनाग जो है शिशुनाग वंश के नाम से उसने स्थापना कर दी। तो जो कार्यकाल रहा है 412 ईसा पूर्व से लेकर के 345 ईसा पूर्व रहा है, ठीक है ना। 345 ईसा पूर्व शिशुनाग वंश कार्य रूप में रहा है। पहले शासक जो थे ये तो आपको जानकारी है, पहले शासक कौन थे, शिशुनाग ही पहले शासक रहे हैं और मगध राज्य के उत्कर्ष में इनका सबसे अहम रोल रहा है। इसने मुख्य रूप से, शिशुनाग ने मुख्य रूप से अवंती और वैशाली पर कब्जा करके मगध राज्य में मिला लिया था, यानी कि वैशाली और अवंती पर विजय प्राप्त करके उसने क्या किया था, मगध राज्य में मिला लिया था और मुख्य रूप से वैशाली को ही उसने अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है ना। यानी कि शिशुनाग की राजधानी कहाँ थी, वैशाली थी। वैशाली को ही अपने शासन पद्धति या साम्राज्य की राजधानी बना लिया था। तो मुख्य रूप से शिशुनाग ने ही शिशुनाग वंश की स्थापना करी थी। आगे दूसरे जो शासक हैं और सबसे लोक महत्व के या सबसे इम्पोर्टेंट ये इनका नाम आता है, जिनका नाम है कालाशोक, है ना। कालाशोक कहिए, कालाशोक या काकवर्ण, काकवर्ण के नाम से भी इनका नाम मिलता है, क्योंकि कई ऐसे जो किंवदंतियाँ हैं या कुछ ऐसे बौद्ध ग्रंथ भी प्राप्त होते हैं जिससे इनका नाम कालाशोक या काकवर्ण के नाम से भी इनको पुकारा जाता था। कालाशोक या काकवर्ण का जो शासनकाल रहा है 394 ईसा पूर्व से लेकर के 366 ईसा पूर्व इनका कार्यकाल रहा है। 394 से लेकर के 366 ईसा पूर्व में कालाशोक का शासनकाल रहा है। कालाशोक की जो राजधानी, कालाशोक ने जो राजधानी बनाई थी, है ना, तो कहाँ बनाई थी, पाटलिपुत्र, ठीक है। बहुत शासकों ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। तो कालाशोक, हाँ देखेंगे तो शिशुनाग ने वैशाली को बनाया था, है ना, और कालाशोक ने किसको बनाया, पाटलिपुत्र को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। आगे देखेंगे कि हाँ, कालाशोक के संबंध में जो प्रश्न आपके वनडे कंपटीशन में आते हैं या बनते हैं,
काला शोक का ही शासनकाल रहा है कि जिसमें द्वितीय बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया गया था मुख्य रूप से 383 ईसा पूर्व में किया गया था। 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। तो स्थान जो रहा है द्वितीय बौद्ध संगीत आयोजन का जो स्थान रहा है वो कहाँ रहा है? वैशाली में, है ना। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी। तो उस समय शासक कौन था? काला शोक था, है ना। काला शोक का ही शासनकाल रहा है। और उस बौद्ध संगीतियों में उस बौद्ध संगीत का अध्यक्षता किसने किया था? किसने किया था? तो शासनकाल जो रहा है यह काला शोक का रहा है। और जिसने अध्यक्षता शाबक मीर ने उसकी अध्यक्षता किया था। किसने किया था? शाबक मीर ने। शाबक मीर। तो शाबक मीर क्या था? द्वितीय बौद्ध संगीत का अध्यक्ष था। तो द्वितीय बौद्ध संगीत जो वैशाली में आयोजित की गई थी शासनकाल आपके काला शोक का रहा है। और अध्यक्षता किसने किया था? शाबक मीर ने किया था, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य हुए थे बौद्ध संघ का विभाजन हो गया था। द्वितीय बौद्ध संगीत के दौरान बौद्ध संघ का विभाजन हो गया और बौद्ध संघ 2 भागों में विभाजित हो गया। एक को कहा जाने लगा अस्थावर या अस्थाविर और दूसरा कौन था? महासंघिक। अस्थाविर और महासंघिक यह 2 बौद्ध संघ थे जिसका विभाजन हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीत के दौरान। अभी पिछली वीडियो जो आपने पढ़ा था हर्यक वंश, जब मैं पढ़ाया था तो उसमें आपने देखा होगा कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कराया गया था। तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन जो हुआ था तो किसके समय में हुआ था? अजातशत्रु के समय में हुआ था, हमने बताया भी था आपको। और वो स्थान रहा राजगृह का सप्तपर्णी गुफा रहा था। और उस समय शासनकाल तो अजातशत्रु का था और अध्यक्ष कौन बना था? महाकश्यप वो उस समय अध्यक्ष थे। और उसमें भी बौद्ध शिक्षाओं को 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक था विनय पिटक और सुप्त पिटक, यानी सुप्त पिटक और विनय पिटक बौद्ध शिक्षा के 2 भाग थे, ठीक है ना। तो प्रथम बौद्ध संगीत का वो आयोजन था। इसमें काला शोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कराया गया था। तो द्वितीय बौद्ध संगीत में बौद्ध संघ का विभाजन हो गया अस्थाविर और महासंघिक के बीच में। शासनकाल भी लगभग मिला जुला रहा है। लगभग 28 वर्ष तक काला शोक ने शासन किया था। तो 28 वर्ष तक ये बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 28 वर्ष तक काला शोक ने शासन किया था, ऐसी जानकारी मिलती है। देखेंगे तो शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक रहा है ना, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक रहा है जिसका नाम था नंदिवर्धन, है ना। नंदिवर्धन ये शिशुनाग वंश का अंतिम शासक रहा है। इसी तरह से बराबर कंपटीशन में प्रश्न आपके आते हैं, पूछता है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? नंदिवर्धन। तो नंदिवर्धन कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। इसी क्रम में शासनकाल के इसी क्रम में आपने हर्यक वंश देखा, शिशुनाग वंश देखा। अब देखते हैं नंदी वंश, ठीक है ना। नंद वंश क्रमानुसार नंद वंश को देखते हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि नंद वंश का जो शासनकाल रहा है वो कब से कब तक रहा है? 344 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व तक, ठीक है ना। 344 से 322 ईसा पूर्व तक शासनकाल रहा है नंद वंश का। हाँ, इसके संस्थापक थे, जैसा कि लोक महत्व का नाम है और चर्चा में भी रहता है बराबर। इसके संस्थापक थे नंद वंश के महापदम नंद, ठीक है ना। महापदम नंद जो है नंद वंश के संस्थापक थे। ये बराबर वन डे कंपटीशन में प्रश्न जो है आता रहता है, अच्छी तरह से इसको जानेंगे। महापदम नंद ने कई प्रकार की उपाधियां भी धारण किया था। एक छत्र उपाधि थी महापदम नंद की। सर्वछत्रांक ये भी रही है, सर्वछत्रांक उपाधि भी महापदम नंद ने धारण किया था।
एक राट की उपाधि भी महापद्म नंद ने धारण किया था, और उग्रसेन। तो यह सो उपाधियां हैं महापद्म नंद ने जो धारण किया था। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट एक राट, ये कई बार आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आ चुका है कि एक राट उपाधि जो है किस शासक को दिया गया था, तो विकल्प में महापद्म नंद रहेगा। या यूँ पूछ देता है, उल्टा करके प्रश्न पूछेगा तो महापद्म नंद को निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि दी गई थी, तो एक राट जो है विकल्प में रहेगा। इस तरह से भी प्रश्न पूछता है, सर्वछत्रांक, एक छत्रक, उग्रसेन या एक राट, इस तरह से भी प्रश्न जो है पूछता रहता है। जो खारबेल का हाथी गुफा अभिलेख था, है ना, जो खारबेल का हाथी गुफा अभिलेख था, ऐसा जानकारी मिलती है कि कलिंग विजय, जो कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है कि यानी कि महापद्म नंद ने जो कलिंग विजय किया था उसका उल्लेख मिलता है खारबेल के हाथी गुफा अभिलेख से। ऐसी जानकारी प्राप्त होती है, यानी खारबेल के हाथी गुफा अभिलेख से ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि महापद्म नंद ने क्या किया था, कलिंग विजय किया था। ठीक है ना। तो ऐसा अभी बराबर प्रश्न आते रहते हैं कि महापद्म नंद के कलिंग विजय का उल्लेख जो है किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो खारबेल के हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस तरह महापद्म नंद जो थे वो संस्थापक रहे हैं नंदवंश के। आगे की तरफ देखते हैं। महापद्म नंद के जो थे वो 8 पुत्र थे। ठीक है ना, 8 पुत्र थे। हाला अब 8 पुत्रों में 7 पुत्रों के विषय में तो जानकारी कम ही मिल पाती है। ठीक है ना, यूँ कहीं अज्ञात है एक तरह से। तो 8 पुत्रों में सबसे अंतिम जो था, सबसे अंतिम पुत्र का नाम था घनानंद, जैसा कि नाम जानते होंगे। तो महापद्म नंद के बाद जो है शासक कौन बना, घनानंद बना। तो घनानंद जो है, ऐसा कि जानते भी हैं आप और छोटी कक्षाओं से भी पढ़ते आ रहे हैं, ये कक्षा 8 की बुक में भी है, तो छोटी कक्षाओं से भी पढ़ते आ रहे हैं कि घनानंद जो है किसका समकालीन था, सिकंदर का समकालीन था घनानंद। ठीक है ना, तो सिकंदर का समकालीन था। ग्रीक लेखक जो थे, है ना, उस समय के ग्रीक लेखक, तत्कालीन जो ग्रीक लेखक थे, घनानंद को अग्रमीज कहते थे, अग्रमीज या जैनेन्द्र बीज, है ना। इसके ग्रीक लेखक जो हैं घनानंद के नाम जो रखे थे, अग्रमीज कहते थे इसे, या जैनेन्द्र मीज, यानी कि 2 नामों से इसको जाना जाता था घनानंद को। खासकर आप जानते भी हैं कि अपने अंतिम समय में घनानंद का जो विनाश किया गया, यानी कि अंत में घनानंद का जो विनाश किया गया, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा घनानंद का विनाश कर दिया गया और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कर ली। इस तरह से बराबर आपके वनडे कंपटीशन में प्रश्न आता है कि ये पूछता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो घनानंद था। तो पूछता है घनानंद को किसने परास्त करके मौर्य वंश की स्थापना की, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना, तो इस तरह से बराबर प्रश्न भी आते हैं। घनानंद का समकालीन कौन था, सिकंदर था। खारबेल का हाथी गुफा अभिलेख से भी प्रश्न आता है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो है इससे बनते रहते हैं और वनडे कंपटीशन में छोटे छोटे प्रश्न जो है आपके कंपटीशन में आते रहते हैं। हर्यक वंश में सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था उसका शासनकाल, उसका अध्यक्ष कौन था, ये बराबर कंपटीशन में प्रश्न देता है। द्वितीय बौद्ध संगीत का जो आयोजन हुआ था कालाशोक के समय में, इससे भी प्रश्न आता था, कौन शासक था, कौन अध्यक्ष था, इससे भी प्रश्न आता है, उन्होंने बताया ही। और जो विषय थे उस समय, मतलब बौद्ध संघ का जो विभाजन था, ये पूछता है बौद्ध संघ का विभाजन किस संगीत के अंतर्गत किया गया, किस बौद्ध संगीत के अंतर्गत किया गया था, तो द्वितीय बौद्ध संगीत के अंतर्गत किया गया था, स्थाविर और महासंगीत के बीच में। इस तरह से तो हमें विश्वास होगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जो हमारे नए स्टूडेंट या साथी वीडियो को पसंद किए होंगे, हमें विश्वास है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। और आज मैं देखना ही चाह रहा हूँ कि कितने लोग वीडियो मेरे देख रहे हैं। तो मेरे कुछ प्रश्न हैं और प्रश्न का जवाब आप जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला प्रश्न है
कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह है कि बौद्ध संघ का विभाजन किस संगीत के अंतर्गत किया गया था? और तीसरा जो प्रश्न है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? और चौथा जो प्रश्न है कि अग्रमीज किसकी उपाधि थी? ये 4 प्रश्न हैं और हमें विश्वास है कि आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर 1-2 प्रश्न का ज़रूर से ज़रूर देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।